प्यारे बच्चों, जो आप बहुत देर से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, इस कार्यक्रम की जान आप ही, आपके लिए ही ये कार्यक्रम है और आपके लिए ही आज इतने महत्वपूर्ण महाविद्वान आपके बीच में आए हैं और आपके ही चलते मुझे भी इस मंच पर आप महाविद्वान जनों के सामने संबोधन करने का मौका मिला। बच्चे बहुत देर से व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा देशभक्ति का भाव पैदा करें। ठीक किया ना? 2 मिनट सुन लो और तेज सुनो। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ठीक है, अच्छा लगा? ये देशभक्ति का भाव है। आप सुन रहे हो, सोच रहे होंगे कहाँ से टूटा वाले चले आए मंच पे भाषण। 10 बजे से बैठा दिया, मुख्य अतिथि बन गए, 11 बजे 12 बजे कुछ अता पता नहीं। इतनी तेज धूप जिसके लिए आप परेशान थे कब से। आज सोचो आप लोग, 3-4 दिन पहले कितनी ठंड पड़ रही थी, घर से निकलना मुश्किल था, कहीं सूरज की रोशनी का अता पता नहीं था। घर वाले परेशान थे, माँ बाप परेशान थे कि भैया मफलर बांध लो, स्कार्फ बांध लो, मोजा पहन लो, ढंग से रहो, नहीं ठंड लग जाएगी। अचानक क्या हुआ, मौसम बदला और आज इतनी तीखी धूप, जिस धूप के लिए परेशान थे वही धूप आपको तकलीफ देने लग गई। बच्चे टोपी लगा रहे हैं, कोई रुमाल लगा रहा है, कोई स्कार्फ, कोई दुपट्टा बांध रहा है। प्यारे बच्चों, यह आपका त्याग और परिश्रम है। आज जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई, आप तमाम स्कूल के छात्र छात्राओं ने और स्कूल के अध्यापकों ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से विद्यालयों ने, छात्रों ने, अध्यापकों ने पुरस्कार जीता। कोई प्रथम आया होगा, कोई द्वितीय आया होगा, कोई तृतीय आया होगा और कोई सांत्वना भी पाया होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात है। हर एक प्रतिभागी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे सिद्धांत हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया। ये जान लेना छात्रों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, रफ्तार बहुत तेज है, भागम भाग बहुत ज्यादा है। आज जो चीज होती है, अगर वो सुस्त पड़ जाए, उसकी गति थोड़ी रुक जाए, तो वो इस तुरंत चलन से बाहर हो जाती है। आज आपके सामने ये जो पुरस्कार में साइकिल रखी है, इसे ध्यान से देखना। इसके पहले कौन सी साइकिल हुआ करती थी, हो सकता है खड़ी हो, लेकिन आज इसका चार्ज ज्यादा हो गया। जैसे अभी बात आ रही थी कि मोबाइल ने लैपटॉप को पीछे छोड़ दिया, उसी तरह ये जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, आपको याद होगा एक जमाने में रेडियो ट्रांजिस्टर चला करता था। रेडियो ट्रांजिस्टर के बाद टीवी आ गई, उसका एंटीना घर में गांव में जहां लग जाता था, लोग कहते थे बड़ा, आप समझ रहे हो, पूरा गांव इकट्ठा होता था वहां। एक आदमी जब नेटवर्क छोड़ता था तो ऊपर चढ़ता था, तेज से पूछता था आया, तो नीचे पूरे मोहल्ला खड़ा हो गया, कहता आ गया। लोग जानते हैं भाई चलो नेटवर्क आ गया, गया। फिर वो VCR VCP भूल गए लोग। जब CD का जमाना आया तो CD के लोग दीवाने हो गए। जैसे ही पेन ड्राइव आ गया, CD भूल गए लोग, अब वो भी खत्म, अब सीधे ऑनलाइन। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इन चीजों से आप लोग रूबरू होंगे। उसी तरह हमारी पढ़ाई लिखाई है, जरा सा हम स्लो हो गए तो छात्र पता नहीं कहां चले जाए, नहीं पता चले। जिस वक्त आप, प्यारे बच्चों, जिस वक्त आप मोबाइल में बिजी रहते हो, फेसबुक पे चैटिंग कर रहे होते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते होगे, उस वक्त भी कोई न कोई बच्चा पढ़ रहा होता हो, याद रखना। जब आप सो रहे होते हो देर तक, उस वक्त भी कोई न कोई बच्चा पढ़ रहा होता है। और जब किसी भी जिंदगी की परीक्षा में उस बच्चे से आमना सामना होगा
तो वो आपकी प्रतियोगिता में रोते हुए बहुत आगे चला जाएगा और आपको केवल पछतावा के अलावा कोई हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो समय आपका बीत चुका होगा। इसलिए अभी सिर्फ एक लक्ष्य रखना। अभी ये सब गूगल और ये फेसबुक इस सब से दूर हो जाओ। जो किताबें कहती हैं उससे दिल लगाओ। जो तुम्हारे पास टाइम है वो पढ़ने में लगाओ, नई चीजों को सीखने में लगाओ, विद्वानों की बातों को सुनने में लगाओ, महापुरुषों की जीवनी को जानने में लगाओ। जब इन बातों को जानोगे क्या चल रहा है, वर्तमान परिवेश में कितनी भयंकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, इस पे चलने के लिए सिर्फ दौड़ना नहीं पड़ेगा, चलना भी नहीं पड़ेगा, बहुत तेज भागना पड़ेगा। और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। ये जनवरी का महीना है, बहुत महान हस्तियों ने जनवरी के महीने में जन्म लिया है। यहाँ तस्वीर लगी है सावित्रीबाई फुले की। आप जानते हो भारत की प्रथम शिक्षिका जिनके चलते इस देश के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, ऐसी महान विभूति का 3 जनवरी को जन्म दिवस था। 9 जनवरी को फातिमा शेख का जन्म दिवस था, जिन्होंने महान हस्ती, जिन्होंने नारियों के शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोलने के लिए अपना घर दान में दे दिया था। वो महान हस्ती थी फातिमा शेख। अभी कल 11 तारीख थी। इस देश के लाल पूर्व प्रधानमंत्री जानते हैं आप, शास्त्री जी का जन्म दिवस था। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और 23 तारीख को जिनके नाम पे ये प्रतियोगिता रखी गई है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। 26 तारीख को क्या है, तेज से बोलिए। 26 जनवरी तो है ही है क्या? क्या हुआ था इस दिन? शाबाश, सब पास। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि आपके बेहतर भविष्य के लिए जो ये गुरुजन रात दिन एक करते हैं, ये कभी बच्चों में भेद नहीं करते, ये सबको एक बराबर पढ़ाते हैं। अब सारे बच्चों में आपकी जिम्मेदारी है कि कितना हम लेते हैं जो ये दे रहे हैं। जब ये दे रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि अभी कितना टाइम बचा, अभी गुरु जी का कब समय पीरियड ऑफ हो जाएगी। हम सोच रहे होते हैं जल्दी से छूटेंगे, आज वहां नुक्कड़ पे चाय वाली दुकान है, वहां कुछ खा पी लेंगे। ये मत सोचना। अगर आप ध्यान से अपनी कक्षाओं को अटेंड करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखते हैं उसको अपनी आंखों से देखते हैं, वो जो कह रहे होते हैं उनको आप अपने कानों से सुनते हैं, तो सीधे आपके दिल दिमाग पे छपता है। जब दोबारा घर जाके उसका आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वो याद हो जाएगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कल क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अगर आज आप केवल जैसे मैगजीन पढ़ी जाती, कल पढ़ लीजिए, ससरी निगाह से पढ़ लीजिए। फिर जब वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़िए, और दोबारा जब जाकर तीसरी बार आप उसे फिर से पढ़ेंगे जो पढ़ाया गया था और आपने पढ़ा था, तो हमेशा जन्म जन्म के लिए आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अपनी तरफ से ऊपर वाले से ये दुआ भी मांगना चाहता हूं, जो अदृश्य शक्ति हम सबको गवर्न कर रही है। प्रेमचंद जी बता रहे थे कि आप सब अपने जीवन में इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुइए कि एक दिन आप भी महापुरुषों की श्रेणी में आपका भी स्थान है। आप भी उस मुकाम को हासिल करिए कि आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका समाज आप पे गर्व करे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो एक दिवसीय गोष्ठी रखी गई है, अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इतिहासकारों ने बहुत छोटा एक आध पन्ने में सिमटा दिया एक ऐसी शख्सियत को जिसने उस उम्र में, जिस उम्र में लोग तरह तरह के सपने देखते हैं, कोई काबिल बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा धन कमाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई घर बसाना चाहता है। ऐसी अवस्था में एक नौजवान, भारत का नौजवान जो भारत में जन्मा
और उसके अंदर एक ललक थी इस भारत देश को गुलामी के दास्तान से आजाद कराने के लिए। उसके अंदर एक जज्बा था ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए। उसके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा था और उस देशभक्ति के जज्बे से पूरा देश का नौजवान तपिश ले रहा था, ऊर्जा प्राप्त कर रहा था और अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब था। एक ऐसा नौजवान जिसने पूरी जिंदगी इस देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत बड़ी समस्या थी जब ब्रिटिश हुकूमत ने इस पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। तमाम क्रांतिकारी साथी, एक तरफ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, तो एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु जैसे लोग, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अपने जान की परवाह न करके आने वाली पीढ़ियों के लिए अमन चैन कायम रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हक और सम्मान से जिंदा रहने के लिए एक माहौल बने, इसलिए अपने लहू का एक एक कतरा कतरा कुर्बान कर रहे। 11 बार जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेजों ने डाल दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। यूं ही नेताजी उनके नाम के आगे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने नेतृत्व का वो करिश्मा कर दिखाया था जो आज तक बड़े बड़े नेताओं ने नहीं कर सके। इसलिए पूरे दुनिया में उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। जब 11वीं बार जेल से रिहा हुए सन 1941 में, तो उन्हें ये पता हो गया था और अंग्रेज ये जान चुके थे कि इस नौजवान के रहते अब ज्यादा दिन तक इस हिंदुस्तान में हम शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने योजना बना ली नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खत्म करने की, और इस अंग्रेजों के इस मंसूबे को भली भांति जानने में माहिर थे। समझ लिया नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, और अपने भाई की मदद से देश छोड़ दिया, भारत से बाहर चले गए। बहुत से क्रांतिकारी साथी, इस देश के वासी और यहां तक कि ब्रिटिश हुकूमत के बड़े बड़े अधिकारी भी इस खोज में लगे हैं कि गए कहां। रहस्य बन गया और वो गए कहां? जर्मनी। पहले रसिया गए, रसिया में गए और जैसे अभी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बता रहे थे जवाहरलाल जी, उसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि जो चाणक्य ने लिखी थी और ये समझाया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी सिद्धांत पर आगे चलकर रसिया पहुंचते हैं नेताजी, और रसिया में इस वक्त जोसेफ स्टालिन से मिलकर उन्हें इस बात को समझाने में कामयाब होते हैं कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन एक है, इसलिए हम लोग दोस्त हैं। सोचिए कितनी बड़ी कूटनीति उस वक्त की थी। और स्टालिन उन्हें जर्मन करेंसी उपलब्ध करा के जर्मनी भेजते हैं। फिर वो हिटलर से मिलते हैं और हिटलर भी जो उसका विश्व युद्ध चल रहा था ब्रिटिश और अमेरिका के खिलाफ था, जर्मनी, हिटलर के सहयोग से, रसिया के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से आजाद हिंद फौज की स्थापना होगी। अब इसमें कहां से, सोचिए भारत का एक बेटा कठिन परिस्थितियों में गुमनामी की जिंदगी में छोड़कर चुपचाप देश से हजारों किलोमीटर दूर इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लड़ाके तैयार कर रहा था। जो विश्व युद्ध के दौरान जो भारत के सैनिक जबरन ब्रिटिश ने लड़ाया था, जिन्हें जर्मनी ने गिरफ्तार कर लिया था, उन सबकी रिहाई जर्मनी में कराकर उन्हें अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती करके और तमाम ऐसे युद्धबंदियों शरणार्थियों को भर्ती करके भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हम उन्हीं के नाम पे आज सम्मान ग्रहण प्रतियोगिता का आयोजन किया। 55,000 सैनिक थे। उसके बाद नेताजी यही नहीं रुके, जापान पहुंचते हैं और 1943 में ब्रिटिश जापान की पार्लियामेंट में तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान ने कहा कि हम भारत की आजादी के लिए भारत का पूरी तरह से समर्थन और सहयोग करते हैं। नेताजी के हौसले बुलंद होते चले गए और 1944 में दिन तारीख तय हुआ कि अब जर्मनी से तो इतनी बड़ा हमला नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्रिटिश इंडिया पर हमला करने के लिए म्यांमार के रास्ते जापान के सहयोग से
आजाद हिंद फौज सर पर कफन बांधकर कूच करेगी और भारत में जंग आजादी का जज्बा लिया नौजवान भारत के क्रांतिकारी यहां से नेतृत्व करेंगे। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक तरफ उस वक्त बारिश तो इतनी भयंकर और दूसरी तरफ विश्व युद्ध का खतरा। जब नेताजी ने रेडियो पे आके म्यांमार से रेडियो पे संदेश दिया कि मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं और मैं जिंदा, उनकी एक आवाज को सुन करके पूरे देश के क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा आ गई। लोग दिवाली की तरह हर्षोल्लास की तरह पटाखे फोड़ने लगे कि हमारा भगवान अभी जिंदा है, वो आएगा हमें गुलामी की दास्तान से आजाद कराने के लिए और भारत देश के जो जंजीरों में जकड़ा देश है उसको आजाद कराने। लेकिन जब कतिपय कारणों से, तत्काल परिस्थितियों से जापान की सेना ने आक्रमण करने से मना कर दिया तो नेताजी ने हौसला नहीं छोड़ा। फिर आकर संबोधित किया रेडियो से देश को कि हमारा ये जो सैन्य ऑपरेशन था ये किन्हीं कारणों से फेल हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों, क्रांतिकारियों, आप इस आजादी की लड़ाई को जारी रखना और मैं भी जारी रखूंगा और मरते दम तक एक दिन वो आएगा कि हम लोग देश को आजाद कराएंगे। इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को बंद नहीं होने देना। रेडियो पर उनकी इन बातों को सुनकर पूरे देश में जैसे आग लग गई है। यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत में जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। सबसे पहले ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें जो हमारे भारतीय नौजवान थे उन्होंने भी युद्ध करने से मना कर दिया कि अंग्रेजों के लिए उनका कहना नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश की नेवी थी, जितने युद्धपोत जहाज थे, उन सब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगा दी गई। अंग्रेजों को महसूस हो गया कि अब ये सिविल वार छिड़ चुका है। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल वार का आगाज कर दिया। एक तरफ आजाद हिंद फौज तैयार थी अपने पूरे जोश जुनून के साथ इन अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, और एक तरफ भारत के गांव, खेत खलिहान में रहने वाला नौजवान सर पे कफन बांधकर देश के लिए लड़ने को तैयार हो गए। अगर सब सोची समझी कुदरत ने साथ दिया होता तो 1944 में हमें आजादी मिल गई होती। लेकिन तभी परिस्थितियां बदलती गई। खबर आती है जर्मनी से कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली, तो उनके लड़ाकों ने हथियार डाल दिया। तभी जापान के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पे 45 में परमाणु बम गिरा दिया, जिसके चलते जो सैन्य संगठन का सहयोग जर्मनी और जापान से मिल रहा था वो नहीं मिल पाया। नेताजी वापस फिर सिंगापुर होते हुए बैंकॉक आ गए, जहां से संचालन कर रहे। तो हम उस महान शख्स जिसने देश की आजादी के लिए अपना एक एक कतरा न्यौछावर कर दिया, दुख इस बात का होता है कि आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत की गुत्थी सुलझी नहीं, उलझी। वो हादसा था या साजिश, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उसके बाद की आने वाली सरकारों ने भी इस रात से पर्दा उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो ऐसे शख्स थे जो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के नेता थे। पूरे देश के कोने कोने कण कण में समाये नेता थे, और उनकी एक आवाज पे भारत हर तरह से उनके पीछे चलने को तैयार था। आज हम चूंकि आने वाली 23 जनवरी को उनका जन्मदिवस है, इसलिए ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान नेता को अपने हृदय की गहराइयों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मां विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज के भाई अंशुमान जी ने, भाई विजय जी ने, जितने भी लोगों ने मिलकर नेताजी के नाम पे सामान्य गान प्रतियोगिता आयोजित की, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद देता हूं। क्या ये मौका ऐसा है कि हम ऐसे महापुरुष के बारे में चिंतन करते हैं जिन महापुरुष के बारे में किताबों में कम लिखा, जिन महापुरुष के शहादत, त्याग और बलिदान और संघर्ष को चंद पन्नों में समेटने का काम किया गया। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से हमारे उन पहलू को उजागर करने के लिए हम सबको यहाँ आने का मौका दिया, और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर उनके जीवन का वर्णन करके अपने आप को धन्य समझते हैं।
बहुत बहुत सबको साधुवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं अपने सभी प्यारे बच्चों से और सभी आसपास अभिभावकों से, संचालक महोदय से और सभी अतिथिगणों से मैं 2 लाइनें शेयर के माध्यम से कहना चाहता हूं इस बात को कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए अगर तो दिल में फकीर जिंदा रख, तो दिल में फकीर जिंदा रख। इसलिए कहना चाहता हूं, ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, लेकिन याद रखना कि जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, पुनः अपने आए हुए सम्मानित मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई विजय जी ने, अंशुमान जी ने, मुबारक अली जी ने और जवाहरलाल जी ने मुझे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए आदेशित निर्देशित किया और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी प्यारे बच्चे इतनी भयंकर धूप में जैसे तैसे धूप से की तपिश से लड़ते हुए आप बहुत ही शालीनता के साथ आपने परिचय दिया, बैठे रहे, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।